नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है निधि अरोरा। ईएमआरएस की अगर फॉर्म फिलिंग आप लोगों ने स्टार्ट नहीं की है तो उससे पहले आइए चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स देख लेते हैं जो ईएमआरएस की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मौजूद है। फॉर्म फिल करने से पहले की गलतियां जो हमें अवॉइड करनी है ताकि हमें बार बार कमेंट करके कंसल्ट ना करते रहना पड़े। चलिए, सबसे पहले गलती मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि कैंडिडेट्स को अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड से ही। ये एक ऑनलाइन मोड का एग्जाम है, ठीक है। इसका मतलब ये कि जो भी सर्कुलर आया था उसके अकॉर्डिंग है। एप्लीकेशन फॉर्म दूसरे किसी भी मोड में एक्सेप्टेड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद एक कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अगर अप्लाई कर सकता है तो वो एलिजिबल है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैम सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए हम अप्लाई करेंगे, तो ऐसा नहीं है। जो भी आपकी नॉन टीचिंग, प्रिंसिपल, ऐसी जो भी पोस्ट हैं अभी पीजीटी के अलावा, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे केस में कैंडिडेट को जो फी है वो रिक्विजिट, मतलब हर एक पोस्ट के लिए अलग से पे करनी होगी, ठीक है। अगर मैं पीजीटी की पोस्ट के लिए बात करूं तो एलिजिबल कैंडिडेट्स एक सिंगल सब्जेक्ट में ही अप्लाई करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप पीजीटी के कैंडिडेट हो तो पीजीटी का सिर्फ एक ही कैटेगरी, एक ही सब्जेक्ट में ही आपका फॉर्म फिलअप होना चाहिए, क्योंकि उसी में आपकी स्पेशलाइजेशन है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर है मेरे पीजीटी वाले स्टूडेंट्स के लिए। तीसरी गलती, जो कैंडिडेट्स एससी, एसटी, पीडब्ल्यू, बीडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए कोई फी नहीं है। कैंडिडेट्स को फी पे करनी है सेपरेटली अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, तो 3 ही पॉइंट हुए अभी। कैंडिडेट्स को इंस्ट्रक्शंस केयरफुली रीड करनी है, किस फॉर्मेट में, किस सर्कुलर बुलेटिन में, कि वेबसाइट के अकॉर्डिंग जो भी दिया गया है। मतलब आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो इंस्ट्रक्शन देख लेना। आप मैंने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन और एज लिमिट से रिलेटेड वीडियो बनाई है, आप एक बार उसको चेक कर लेना। मैं उस वीडियो का जो लिंक है वो यहाँ पे पिन कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करवा दूंगी। उसके अलावा अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इंस्ट्रक्शंस अगर फॉलो नहीं करोगे तो डिस्क्वालीफाई हो ही जाओगे। कैंडिडेट्स को इंश्योर करना है कि आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को आपने फिल किया है तो वो करेक्ट हो, सारी डिटेल्स करेक्ट हो। तो उसके लिए भी एक वीडियो चैनल पर है, आप उसे इन्फर कर सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आपके द्वारा प्रोवाइड की गई है, जैसे कि आपका नेम, कॉन्टैक्ट नंबर या एड्रेस, कैटेगरी जिस भी कैटेगरी में आप हैं, या फिर पीडब्ल्यूबीडी स्टेटस, या फिर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, और इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ, आपका एग्जाम सिटी का चॉइस, एक्सपीरियंस डिटेल, ये सब कुछ ट्रीट किया जाएगा फाइनल। मतलब उसके बाद आप बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते हैं इसको। जो आपका नेक्स्ट है, ट्राइबल सोसाइटी के लिए जो ये संगठन है, ये एडिट या मॉडिफाई या ऑल्टर नहीं करते किसी भी इंफॉर्मेशन को। जैसे सीटेट का हमारा एग्जाम होता है तो लास्ट में प्रीव्यू के टाइम पे आप एडिट कर सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो। ये जो है अपना एडिट या ऑल्टरिंग का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। जो भी आपने एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर दिया, जो एक बार लिख दिया, सेव कर दिया, तो वो आखिरी आपका वर्ड बन जाएगा, वही वर्डिक्ट है, ठीक है। किसी भी सर्कमस्टांसेस में अगर कोई भी रिक्वेस्ट आप भेजोगे उसके बाद तो वो एंटरटेन नहीं होगा, एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। तो यानी कि आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। नेक्स्ट ने डिस्क्लेम किया है, कोई भी लाइबिलिटी अगर अराइज हो कैंडिडेट के कारण कि इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है तो मतलब नहीं होगी, वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है किसी भी फॉर्म में, किसी भी केस में। यही पॉइंट रेपिटेटिव है। किसी भी केस में अगर कोई डिस्क्रिपेंसी या वेरिएशन ट्रांसलेट किया जाता है इस एडवर्टीजमेंट के लिए, अगर मतलब जैसे कि हिंदी या फिर टेक्स्ट प्रोवाइड किया गया इंग्लिश वर्जन में, उसको फाइनल ही किया जाएगा। तो आप लैंग्वेज का भी ख्याल रखेंगे, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे भी आप फिल कर रहे हैं उसका खास ख्याल रखना। एक एक वर्ड को, मतलब एक एक कदम आपने फूंक के रखना है। चलिए, उसके बाद जो कंफर्मेशन पेज आएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का, वो जेनरेटेड होगा तभी जब आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी कैंडिडेट के द्वारा। कंफर्मेशन पेज जनरेट नहीं हुआ पेमेंट फी का, इसका मतलब कुछ दिक्कत है, ठीक है। आपको अप्रोच करना पड़ेगा अपने कंसर्न बैंक या पेमेंट गेटवे से, बात करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि आपका रिफंड होगा। आपको पेमेंट करके दोबारा चेक करना है कि आप उसका प्रिंट आउट निकाल पा रहे हैं, फाइनल आपका सबमिशन हो गया है या नहीं।
ठीक है। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स हैं उनको इंश्योर करना है कि उनका जो ईमेल एड्रेस है, ये हमारे सीटेट से गलती करते आ रहे हैं स्टूडेंट्स, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जो फिल करो वो वैलिड हो, और ट्राई करो कि आपके हो सके, मतलब इतना इंपॉर्टेंट होती है ये चीज़ आपके सर्टिफिकेशन के लिए कि आप अपने आधार नंबर के साथ ही मोबाइल नंबर को लिंक करके रखो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली अब बात ये भी आ जाती है इसमें आईडी की भी। तो आईडी इसमें मांगी नहीं है, मतलब आधार अगर हम बात करें, पर यहाँ पे आप अगर देखो वैलिड एज रेलेवेंट या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या कम्युनिकेशन, ये भेजा जाएगा रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर। तो मतलब ईमेल एड्रेस आप इंपॉर्टेंट रखो, ठीक है, एसएमएस या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सिर्फ। नेक्स्ट जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कोई भी, अगर आपको मिसकम्युनिकेशन मिला, नॉन कम्युनिकेशन, आपको अपना नंबर वर्किंग रखना है, ईमेल एड्रेस वर्किंग रखना है, चेक करते रहना है उस पर, ठीक है, कि आपको लगे कि इन्फॉर्मेशन कुछ आ नहीं रही है तो उसमें आपका फॉल्ट है, नेस्ट का फॉल्ट नहीं है। अच्छा, कैंडिडेट्स जो है एट देयर ओन कॉस्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन द डेट, मतलब आपको खुद आना है, ठीक है, खुद के पैसे भरकर आपको एग्जामिनेशन सेंटर में आना है। जो भी डेट, शिफ्ट और टाइम दिया जाता है एडमिट कार्ड में, ये चीज़ का ख्याल रखिएगा। कैंडिडेट्स को बोला जा रहा है कि आप विजिट करते रहें वेबसाइट, चेक करें अपने ईमेल्स रेगुलरली लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, ठीक है। कोई भी कैंडिडेट अगर इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भरता है तो उसको डिबार तो किया ही जाएगा, आप रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन दे भी नहीं पाओगे किसी भी पोस्ट के लिए, ऑटोमेटिकली आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर किसी भी टाइम पे फ्यूचर में कैंडिडेट ने यूज़ किया या अपलोड किया फोटोग्राफ, सिग्नेचर और सर्टिफिकेट किसी और का, अपना नहीं किया है, ठीक है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म या एडमिट कार्ड में, तो भाई आपका एडमिट कार्ड टैम्पर हो जाएगा। उसके बाद ये जो एक्ट है इसको अनफेयर मीन्स भी माना जाएगा, अनफेयर मीन्स का प्रैक्टिस है, और इसीलिए नेसेसरी एक्शंस भी लिए जाएंगे। इसके अलावा कैंडिडेट्स को बोला गया है कि आपको कोई इंस्ट्रूमेंट्स, ज्योमेट्री या पेंसिल बॉक्स, हैंड बैग, पर्स या कोई भी टाइप का पेपर या स्टेशनरी, टेक्सचुअल मटेरियल, प्रिंटेड हो चाहे रिटन मटेरियल हो, कैरी नहीं करना है। ना ही ईटेबल्स या वाटर बॉटल कैरी करनी है आपने। मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर होना नहीं चाहिए। कैलकुलेटर, डॉक्यूपेंट, स्लाइड रूल्स, लॉग टेबल्स भी नहीं अलाउड है, कैमरा भी नहीं, टेप रिकॉर्डर, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस विथ फैसिलिटीज ऑफ कैलकुलेटर, एनी मेटलिक आइटम और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, डिवाइसेस इन द एग्जामिनेशन रूम हॉल, आपको ये सब चीज़ें कतई नहीं लेके जानी है। ऑल राइट, अगर आपको इसके अलावा भी फॉर्म फिल करते समय कोई डाउट आ रहा है या आता है, आप बाय ऑल मीन्स मुझे रीच आउट कर सकते हैं इस ईमेल आईडी में which reads nidhi.arora@247.com। आप मुझे रीच आउट कीजिए, आपकी समस्या का निवारण हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, दूसरों तक पहुँचाइएगा। धन्यवाद।